ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि मुंबई की साइबर क्राइम टीम को एक-एक मेल चेक करनी पड़ती है कि किसने किसको क्या मेल भेजी थी और कौन किसे इग्नोर कर रहा था। ये बात तो साफ हो चुकी है कि करण जौहर एक्टर्स को टैलेंट के बेस पर नहीं, बल्कि उनका सरनेम देखकर कास्ट करते हैं। तभी तो जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक्टर्स को एक के बाद एक फ्लॉप देने के बावजूद भी धर्मा प्रोडक्शन से ऑफर आ रहे हैं। जब सलमान खान के ब्रेकअप के बाद विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, तो सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय को गंदी गंदी गालियां देते हुए उन्हें फोन पर धमकाना शुरू कर दिया। तो वही विवेक ओबेरॉय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये सारी बातें मीडिया के सामने बता दी और सीधा ये बात कही कि सलमान खान की जुबान गटर से भी ज्यादा गंदी है और उन्हें बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है। तो बात है साल 2013-14 की, जब क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन और कंगना रनौत पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए मिले थे, जिस दौरान उन दोनों के बीच ये नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि आगे चलकर अदालत तक जा पहुंची। ये बॉलीवुड है, यहाँ प्यार होने के बाद ड्रम में नहीं अदालत में ही जाते हैं। तो इसकी शुरुआत साल 2013-14 से हुई, जब क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के रिलेशनशिप के रूमर्स वायरल होने लगे। जहाँ कंगना रनौत ने भी कई जगहों पर ऋतिक रोशन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया था और कंट्रोवर्सी होने के बाद तो उन्होंने सारी बातें ओपनली कही थी। लेकिन ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया था और कंट्रोवर्सी होने के बाद तो उन्होंने हमेशा इस बात से डिनाई किया। जिसके चलते एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना रनौत से ये पूछा गया कि क्या ऋतिक रोशन ने उन्हें एक फिल्म से निकाल दिया, क्या ये बात सच है, इस पर कंगना ने जवाब दिया कि वो मेरे सिली एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। बस यही वो स्टेटमेंट थी जिसके बाद से दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। जिसके चलते ऋतिक रोशन ने भी सोशल मीडिया पर एक शार्प कमेंट करते हुए इस बात से डिनाई कर दिया कि उनका कोई रिलेशनशिप भी था। जिस बीच कंगना रनौत भी एक के बाद एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ऋतिक रोशन पर कई सारी टिप्पणियां करने लगी और ऋतिक रोशन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर कई सारे दावे किए, जिसके चलते साल 2016 में ऋतिक रोशन कंगना रनौत पर डिफामेशन का केस कर देते हैं और ये मामला सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी से बदलकर लीगल केस बन जाता है, जिसमें उन दोनों के बीच कई सारे ईमेल्स एक्सचेंज को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई कंगना रनौत ने उन्हें 1000 ईमेल्स भेजे थे, वो भी किसी फेक ईमेल आईडी से। तो इन कंगना रनौत का ये कहना था कि ऋतिक रोशन खुद उन्हें ईमेल भेजते हैं, जिसके चलते इस पूरे मामले का पता लगाने के लिए साइबर सेल की एक टीम को भी बैठाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खास पता नहीं चल पाया और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण ये केस क्लोज कर दिया जाता है। बॉलीवुड में मतलब अब एक नया ही टैलेंट हंट चल रहा है, जहाँ ऑडिशन अब एक्टिंग स्कूल्स में नहीं बल्कि हॉस्पिटल या मैटरनिटी वार्ड में होते हैं। जहाँ अगर सरनेम कपूर खान या पांडे निकला तो समझो अगला लीड एक्टर बस रेडी ही है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। करण जौहर के लिए बॉलीवुड एक टैलेंट इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ कास्टिंग का क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है। एक्टिंग 0%, स्क्रीन प्रेजेंस छोड़ दो, बस सरनेम सही होना चाहिए। अब इसी नेपोटिज्म का रिजल्ट है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एक ऐसी फिल्म जिसका टोटल बजट 80 करोड़ रुपए था, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने के एक हफ्ते बाद भी अपनी फिल्म का 50% बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। यानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए तक नहीं कमा पाई और साउथ की कांतारा फिल्म के आगे बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि कांतारा ने ऑडियंस के दिलों में ऐसी धमाल मचा रखी है कि ये हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना रही है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि असली सिनेमा सरनेम से नहीं बल्कि टैलेंट से बनता है। लेकिन ये बात करण जौहर को कौन समझाए। मतलब कांतारा को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि धर्मा जैसे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म उसके आगे नहीं टिक पाई, जो कि ये बस साफ साफ दर्शाता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पास बॉलीवुड के मुकाबले भले ही थोड़ा कम पैसा हो, लेकिन टैलेंट और कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। तो बॉलीवुड अपना वो चार्म छोड़ चुका है जो एक टाइम पर एक से बढ़कर एक फिल्में बनाया करता था, जिसके दीवाने लोग इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी खूब हुआ करते थे। क्योंकि अब बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनाने से ज़्यादा फोकस उन स्टार किड्स का करियर बनाने पर होता है, जो स्टार से एक टाइम पर बॉलीवुड पर राज किया करते थे। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, अनिल कपूर हो या श्रीदेवी, उन सभी एक्टर्स ने 90s के दशक में अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस से अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। लेकिन अब इनके बच्चे बिना एक्टिंग और मेहनत किए वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद करण जौहर ने ली है। तभी उन्हें एक के बाद एक धर्मा प्रोडक्शन से फिल्म ऑफर हो रही है, जहाँ एक आउटसाइडर को सालों लग जाते हैं धर्मा प्रोडक्शन से एक सिंपल सा रोल पाने के लिए। वहीं स्टार किड्स का डेब्यू भी धर्मा प्रोडक्शन के साथ होता है।
लेकिन इसके बावजूद ये लोग ऑडियंस की सिंपैथी पाने के लिए किसी भी रैंडम शो में अपनी स्ट्रगल बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करते हुए ये रोल पाया है। और सबसे मेन बात ये है कि उस झूठ को बताने के लिए भी वो एक अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऑडियंस बॉलीवुड के चकाचौंध और उनकी एरोगेंट बिहेवियर से नाराज होकर उन्हें भाव देना ही बंद कर दे। जहाँ बॉलीवुड के स्टेज पर सब कुछ ग्लैमरस दिखाई देता है, लेकिन स्पॉटलाइट के पीछे एक डार्क सिस्टम छुपा है। जहाँ पावर डिसाइड करता है कि टैलेंट की वैल्यू कितनी होगी और ईगो डिसाइड करती है कि किसी एक्टर की लाइफ स्पैन कितनी होगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ विवेक ओबेरॉय की, जिसने साथी और कंपनी जैसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसने इन फिल्मों से अपनी अलग ही पहचान बनाई थी और बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार भी कहे जाने लगे थे। उस वक्त विवेक ओबेरॉय अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हेडलाइंस में रहा करते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी ऐश्वर्या राय के साथ भी काफ़ी क्लोज़ बॉन्डिंग थी, जो कि सलमान खान की एक्स थी और पूरी स्टोरी यहीं से ही शुरू होती है। जब इन सब बातों के चलते एक रात सलमान खान शराब के नशे में धुत होकर विवेक ओबेरॉय को फ़ोन करते हैं और उसे गंदी-गंदी गालियाँ देकर बात करते हैं। उनका नाम कई सारी हीरोइन के साथ जोड़कर उन्हें फ़ोन पर काफ़ी कुछ बोला गया और विवेक ओबेरॉय को ऐश्वर्या राय के नाम पर भी धमकी दी गई, जिसके चलते उन दोनों के बीच ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि विवेक ओबेरॉय ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के आगे ये बात बता दी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान को लेकर कई बड़े खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान खान को बात करने की तमीज़ नहीं है और उनकी ज़ुबान गटर से भी ज़्यादा गंदी है। ये बात विवेक ओबेरॉय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसमें विवेक ओबेरॉय का करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब यहाँ आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के जो पावरफुल लोग हैं, वो किस तरह से न्यू कमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर चाहे वो विवेक ओबेरॉय का केस हो या किसी नई फीमेल एक्ट्रेस का केस हो। अब मैं यहाँ सलमान खान को किसी फीमेल एक्ट्रेस को एक्सप्लॉइट करने का दावा नहीं कर रहा। मैं यहाँ बॉलीवुड की ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि किस तरह से बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है और किसी भी न्यू कमर को किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब विवेक ओबेरॉय के साथ जो हुआ वो साफ-साफ दर्शाता है कि बॉलीवुड में टैलेंट और स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है और अगर कोई फीमेल एक्ट्रेस हुई तो उसे काम पाने के लिए किस हद तक मजबूर किया जाता होगा, जो कि एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। ये है बॉलीवुड की वो डार्क साइड जो आपसे और हमसे हमेशा छुपा कर रखी जाती है और पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है वो शायद हम तक कभी पहुँच भी ना पाए, क्योंकि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से लेकर पॉलिटिशियन तक हर कोई इन्वॉल्व है। तो ये थी बॉलीवुड की मोस्ट फेमस कंट्रोवर्सी और डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।